आज वास्तुशास्त्र में हम आप लोगों को नींव संबंधी वास्तु बातें बताने जा रहे हैं, बहुत ही आवश्यक। जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं या सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, परिवार में सुख शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो वास्तु शास्त्र के बातों को सुनिए, वास्तु शास्त्र के ग्रंथों को पढ़िए, वास्तु शास्त्र के अच्छे लेखों को पढ़िए। मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, जिसमें सुख शांति और समृद्धि रहे, आपको यश की प्राप्ति हो, बरकत हो, तो और समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे, तो वास्तु शास्त्र को अवश्य सुनिए महाराज। ये बहुत साधारण शास्त्र नहीं है। जो मकान बनता है वो नींव से शुरू होता है महाराज। पहले प्लाट होता है, प्लाट से संबंधी बातें मैं बाद में बताऊंगा, बता भी चुका हूँ, फिर बताऊंगा कि किस प्रकार का प्लाट लीजिए। अब प्लाट अगर आपने ले लिया है तो नींव कैसे खोदिए? बस लोग पहुंच जाते पूर्व दिशा में, कुदाल मारा नींव, ऐसा नहीं महाराज। इसको पूरी अच्छी तरह से सुनिए। जो मकान का मालिक होता है, जो उस भूमि का मालिक होता है, अपने भूखंड में, अपने प्लाट में, अपनी ज़मीन पे जहाँ पर वो मकान बनाना चाहता है, उस मकान ज़मीन पे जहाँ पे नींव खोदना है, वहाँ नींव और भूमि पूजन करना चाहिए। सीधे पूर्व दिशा में काम कर खुदवा कर मकान निर्माण आप लोग करवा देते हैं। बहुत से लोग क्या होते हैं, ज़मीन खरीद लिया और कुछ पंडित से पूछ लिया और पूर्व दिशा में नींव खुदवा दिया और बस मकान बनवाना शुरू हो गया। ऐसा नहीं महाराज, ये बहुत गलत है। ऐसा कदापि न करिएगा महाराज। आप पहले वास्तु पुरुष को जान ले, वास्तु पुरुष की स्थिति को जान लीजिए, तब आप फावड़े का प्रहार करिएगा। ऐसे नहीं महाराज। आप सबसे पहले वास्तु पुरुष की स्थिति को जानिए, जिससे फावड़े का प्रहार वास्तु पुरुष पर न होने पाए। ये जान लीजिए, उस जमीन पर, जिस जमीन पे आप नींव खोदने जा रहे हैं पहली बार, कभी पहला फावड़ा वास्तु पुरुष पर नहीं लगना चाहिए। महर्षि वशिष्ठ ने बताया है कि जिस वास्तु पुरुष को वास्तु नर कहा जाता है, कालांतर में उसे ही शेषनाग, काल्प सर्प और राहु की संज्ञा दी गई। अब ध्यान तो सुनिएगा, जिसको वास्तुशास्त्र वास्तु पुरुष बताता है, उसे महर्षि वशिष्ठ जी ने पहले बताया कि ये पहले शेषनाग, कालसर्प और राहु, इन्हीं को आज के आधुनिक शास्त्रों ने, ज्ञानियों ने उसको वास्तु पुरुष बताया है। इसलिए मकान की नींव खोदने के लिए सूर्य जिस राशि में हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, मकान की नींव खोदने के लिए सूर्य जिस राशि में हो, उसके अनुसार राहु मुख, मध्य और पुच्छ का ज्ञान करना आवश्यक होता है। सूर्य की राशि जिस दिशा में हो, तो उस सौर मास राहु उसी के अनुसार रहता है। वास्तु पुरुष या राहु का भ्रमण, वास्तु पुरुष या राहु का भ्रमण वामवर्त होता है। इसके विपरीत दक्षिणावर्त
नींव की खुदाई करनी चाहिए। आपको समझ में आया कोई बात? हम आपको इस विषय को फिर से बता रहे हैं। सूर्य जिस राशि में हो उसके अनुसार राहु का मुख, मध्य और पूछ उसका ज्ञान कर लीजिए। फिर राहु की राशि जिस दिशा में हो तो उस सौर मास राहु उसी के अनुसार रहेगा। तब वास्तु पुरुष या राहु का भ्रमण वामवर्त होता है और वास्तु पुरुष या राहु का भ्रमण वामवर्त होता है और इसके विपरीत दक्षिणावर्त नींव की खुदाई करनी चाहिए। जहाँ पर वास्तु पुरुष हो या राहु हो वहाँ पर खुदाई नहीं करनी चाहिए। अब उसके दक्षिण करनी है। अभी आगे सुनते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगा। दक्षिण दिशा नहीं बोल रहा हूँ, उसके दक्षिण बोल रहा हूँ। नूतन गृह में, नए घर में विधि विधान से ही पूजा करके ही घर में प्रवेश करें। इसके विषय में कल मैंने बता दिया पूरी तरह बात। एक अत्यंत आवश्यक बात, यदि स्थान हो, यदि अगर आपके घर में या जमीन में स्थान हो तो ईश्वर के लिए एक स्थान का चयन अवश्य कर लीजिए, जिसको घर का मंदिर कहते हैं। और प्रायः इसे ईशान कोण में ही बनाना चाहिए। ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूरब की दिशा का कोण। अब आती है बात मूर्ति, चित्र आदि का कैसे चयन किया जाए मंदिर के लिए। तो मूर्ति, चित्र आदि का जो चयन होता है, दिशा का चयन भी महत्वपूर्ण होता है। मंदिर में आप उस घर में जो मंदिर बना रहे हैं उसमें किस दिशा में हम मूर्ति रखें, चित्र लगाएं, इसका भी तो ज्ञान होना चाहिए ना। तो वास्तु के अनुसार पूजा घर में सबसे पहले अपने पूर्वजों की तस्वीर, फोटो ना रखें। भगवान की मूर्ति या चित्र किचन, बेडरूम में कभी भी नहीं रखें, न लगाएं। घर में मंदिर ही नहीं बनाना चाहिए। मगर मंदिर कैसा? बहुत से लोग मंदिर उसे कहते हैं जिस आप लोग लकड़ी का बना ले आते हैं जिसके ऊपर गुंबद निकला होता है। गुंबद नुमा घर में न रखिएगा कभी भी। ये निषेध है घर के अंदर। अगर गुंबद है तो घर के बाहर बनाइए। फिर अगर घर के अंदर है तो साधारण तरीके से आप चौकी में स्थापित करिए। और घर में जो मूर्ति रखें वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई उसकी 6 इंच की हो और 9 इंच तक आप ले जा सकते हैं। मगर यहाँ बताया गया है कि 9 इंच का अपवाद बताया गया है, इसको नहीं रखना चाहिए। मैक्सिमम अधिकतम मूर्तियों की ऊंचाई जो है वो 6 इंच की होनी चाहिए। मूर्ति और चित्रों की स्थिति भी इसी प्रकार से होनी चाहिए। और आप जब पूजा कर रहे हो तो ऐसी तरह लगाइए कि आपका मुंह उत्तर या पूरब की तरफ हो आपका, और फिर मूर्ति या चित्र का दिशा जो हो दक्षिण या पश्चिम में आएगा। मतलब पूजा करने वाले का मुख सबसे अच्छा पूरब माना गया है, और पूरब नहीं मिल पा रहा है तो आप उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके पूजा कर सकते हैं। और जब आप भगवान की मूर्ति या चित्र लगाएंगे तो उनका मुख दक्षिण दिशा में होगा। यदि पूरब की तरफ लगाते हैं तो भगवान का मुख पश्चिम दिशा में होगा। इसका ध्यान रखें। स्थिर प्रतिमाओं का पूजन सदैव उनके सम्मुख करना चाहिए और चल प्रतिमाओं का पूजन पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। हनुमान जी की प्रतिमा या हनुमान जी का चित्र, फोटो, इनका मुख दक्षिण दिशा में अगर होता है तो बहुत शुभ माना जाता है।
भवन के मुख्य द्वार पर हनुमान जी की फोटो लगाते हैं, मूर्ति भी रखी जाती है, मगर भवन के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा लगाना चाहिए या फोटो। इससे क्या होता है, घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। बहुत से लोग घर में गणेश जी की भी मूर्ति लगाते हैं, मगर घर में गणेश जी की मूर्ति इस तरह लगाइए मुख्य द्वार पर कि गणेश जी की पीठ पीछे की तरफ रहे और आपका और गणेश जी का मुख आपके घर के अंदर रहे, क्योंकि गणेश जी की पीठ से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। और भगवान पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जो भी लगाए वो घर के बाहर ही अपने गेट के ऊपर या दरवाजे के ऊपर लगा दें। इससे क्या होता है, बाहर की नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी अंदर नहीं आने पाती है। और गणेश जी के अंदर जो मूर्ति लगाएंगे या फोटो लगाएंगे तो उससे जो है आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और बहुत से वास्तु दोषों का भी वो हनन करते हैं, हरण करते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।